सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज है हमारा डे 3 यानी एपिसोड 3। इससे पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं। पहली क्लास में मनी चैप्टर एकदम डिटेल में पढ़ा। दूसरी क्लास बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें हम लोगों ने मनी क्रिएशन यानी क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, इसके अलावा सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास यानी एपिसोड 3 जिसमें हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई कंट्रोल कैसे करेंगे? सेंट्रल बैंक यानी हमारे देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है, जिसके अंदर एक तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे पढ़ेंगे। यानी सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, स्टैट्यूटरी, पता नहीं क्या क्या बातें, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा मनी सप्लाई क्या था। याद है? बहुत अच्छी बात है। याद नहीं है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, क्योंकि मैंने देखा है सैंपल पेपर लगाते टाइम मोस्टली स्टूडेंट्स ये टॉपिक से क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आज बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मनी सप्लाई पता होना चाहिए। क्या होता है? लोगों के पास पैसा, लोगों के पास कितना पैसा है वो मनी सप्लाई कहलाता है। जिसमें आपने पढ़ा सी यानी करेंसी विद द पब्लिक, डीडी यानी डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, और ओडी यानी अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक। तो हमें यहां पर सिर्फ बात करनी है पब्लिक की और पब्लिक के पैसों की। अब आप सोच रहे हो सर पब्लिक के पैसों की आज क्यों बात करनी पड़ रही है? देखो एक बात ध्यान से सुनो। अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, पब्लिक के पास पैसा बहुत ज्यादा है, यानी मनी सप्लाई जब ज्यादा है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, क्या होगा? लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो क्या होगा सर? लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होगा। क्या होगा? महंगाई। महंगाई कब होती है? जब लोगों के पास पैसे होते हैं। और अगर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है ना, तो कैसे ना कैसे लोगों से पैसे छीनने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही जस्ट अपोजिट केस को समझो। सपोज करो मनी सप्लाई बहुत कम है, जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ था ना, नोटबंदी के टाइम पे लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, मार्केट एकदम से नीचे गिर गया था, ठीक है। क्यों? लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोग डिमांड नहीं कर पा रहे थे, डिमांड ना करने की वजह से बहुत सस्ता बाजार हो गया था। अब आप सोच रहे हो सर ये डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें? तो भाई लोगों को पैसे दो। आप सोच रहे हो सर फ्री में पैसे दो? ना भाई ना, लोगों को लोन दो, ज्यादा से ज्यादा लोन दो, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दो, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, पैसे पहुंचेंगे लोगों के पास, लोग खर्च करेंगे, डिफ्लेशन की कंडीशन अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अब बात समझ गए, टॉपिक समझ गए कि ये अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, कैसे कंट्रोल होगी इन्फ्लेशन? लोगों से पैसे कैसे छीनेगी आरबीआई जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो? दूसरा, अगर डिफ्लेशन है, सस्ता बाजार है, तो आरबीआई ऐसे कौन कौन से टूल्स अपनाए जिससे लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसे पहुंचे, जिससे डिफ्लेशन कंट्रोल हो सके? तो यहां टॉपिक तो समझ गए, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को क्यों कंट्रोल करना है? ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हमें दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं। एक है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई एक ही बात है, इसमें भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो एक एक से बात करेंगे। सबसे पहले क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इतनी सारी थ्योरी मेरे पीछे लिखी हुई है, आराम से रीड आउट करना, पीडीएफ दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप की, ओके। अभी टॉपिक पर समझो। देखो पहले है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि ओवरऑल मनी सप्लाई से रिलेटेड होते हैं। किससे? ओवरऑल मनी सप्लाई। यानी जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, जब मनी सप्लाई पूरी इकोनॉमी के लिए करते हैं, वो कहलाते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जो हर किसी को इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्वांटिटेटिव, मैंने क्या कहा?
ओवरऑल मनी सप्लाई, हर एक सेक्टर सोसाइटी का, वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब आप पूछोगे सर दूसरा क्वालिटेटिव था, उसमें क्या होगा? यहां पर ओवरऑल मनी सप्लाई की बात की, यहां पर सारे के सारे सेक्शंस की बात की। तो जब बात करते हो ना क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की, तो वहां पर होता है सिलेक्टिव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वहां पूरे देश को लेके नहीं चलेंगे, सिर्फ किसी पर्टिकुलर सेक्शन को लेके चलेंगे, तो वो आपके क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ये है आपके क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। एक में पूरे मनी सप्लाई की बात करते हैं, हर एक सेक्शन की बात करते हैं, दूसरे में सिलेक्टिव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात करते हैं। ठीक है, रीड आउट भी करेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखो, तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ऑन द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। जो किस पर फोकस करता है? ओवरऑल मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई को कम करते हो तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, और अगर मनी सप्लाई को बढ़ाते हो तो डिफ्लेशन यानी सस्ता बाजार कंट्रोल हो जाएगा। अब देखो, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, इसलिए रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है बैंक रेट। तो पढ़ना कैसे, पहले वो समझो। सबसे पहले बैंक रेट है ना, तो बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट को बढ़ाओगे तो क्या होगा, बैंक रेट को कम करोगे तो क्या होगा? 5 से 6 पॉइंट है, सब में यही सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। तो सबसे पहले समझो कि बैंक रेट क्या होता है। देखो, बैंक रेट, रेट मींस दर। बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा देती हैं। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कहां से आता है? रिजर्व बैंक से। अच्छा, कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो एक बात पहले समझ लो, हम लोग यानी पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास पैसा कहां से आता है? पब्लिक के पास पैसा आता है कॉमर्शियल बैंक की। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा तभी तो पब्लिक के पास पैसा होगा। कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो क्या पब्लिक के पास पैसा होगा? ठीक है, इसलिए हर एक चीज कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड है। अब देखो वापस से, बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन ऑफर करते हैं, इमीडिएट लोन ऑफर करते हैं। ठीक है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लोन दे कौन रहा है? आरबीआई। किसको दे रहा है? कॉमर्शियल बैंक को। ठीक है, अब जरा समझना कि अगर बैंक रेट बढ़ जाए तो क्या होगा। बैंक रेट सपोज करो बढ़ गई, पहले 10% इंटरेस्ट देना था, अब 15% बैंक रेट हो गया। ये बताओ, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन ज्यादा देंगी या कम देंगी? या अपोजिट पूछूं, कॉमर्शियल बैंक अब आरबीआई से पैसा ज्यादा लेगी या कम लेगी? आप कहोगे सर ज्यादा लेगी। अगर बेटा लोन कॉमर्शियल बैंक ज्यादा लेगी ना तो इंटरेस्ट 15% पे करना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं 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 सर, अभी ना कम लेगी लोन। ठीक है, अगर कॉमर्शियल बैंक के पास लोन कम है, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कम है, तो क्या कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को पैसा दे पाएगी? आप कहोगे नहीं सर, पब्लिक को नहीं दे पाएगी अब, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक के पास खुद के पास नहीं है, आरबीआई इंटरेस्ट ज्यादा मांग रहा है, तो कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को पैसा नहीं दे पाएगी, यानी मनी सप्लाई कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोगों की ज्यादा आएगी, लोग लोन लेंगे तो इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। अब ये बताओ, मनी सप्लाई कम होगी, लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा, तो महंगाई कंट्रोल होगी या सस्ता मार्केट कंट्रोल होगा? आप कहोगे सर महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा। बात समझ में आई या नहीं? तो अगर बैंक रेट इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, इसका जस्ट अपोजिट बैंक रेट डिक्रीज कर दो। अब सपोज करो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से कम इंटरेस्ट मांगती है, कम इंटरेस्ट मांगेगी तो कॉमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन लेगी, कॉमर्शियल बैंक के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। कॉमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा, इसका मतलब वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा देगी, ज्यादा से ज्यादा लोन देगी। क्या होगा? जो डिफ्लेशन वाली कंडीशन है ना, लोगों के पास पैसा पहुंचने से कंट्रोल हो जाएगी। तो अगर बैंक रेट आपका कम होता है तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगी। चलो एक बार जल्दी से रीड आउट कर लो। तो सबसे पहले है बैंक रेट, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है? एट विच
आरबीआई लेंड्स मनी टू दी कॉमर्शियल बैंक, जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसा देती है। इट रिलेट्स टू इंस्टेंट यानी इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। अब जो मेन बात है ना उस पर फोकस करना आप लोग, ठीक है। मेन बात कौन सी है, जरा मेन बात देखो, राइज इन बैंक रेट। अगर ये बैंक रेट इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, जिससे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा आएगी, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। लोग लोन नहीं लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। दूसरी चीज, फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर बैंक रेट बढ़ती है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, और अगर फॉल इन बैंक रेट कम होती है तो डिफ्लेशन आपका कंट्रोल हो जाएगा। ये था आपका बैंक रेट। ऐसे ही आपको सारे पॉइंट पढ़ने हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। देखो क्लास खत्म होगी ना तो क्लास के बाद टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ है, तो बच्चे लोग एक बार रीड जरूर कर लेना, ठीक है। बस मेरी रिक्वेस्ट पर रीड जरूर कर लेना। चलो सेकंड समझो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब आरबीआई क्या करती है, कुछ ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है। खुले बाजार में खरीदारी और बेचना खरीदने का काम कौन करता है, आरबीआई, वो भी खुले बाजार में। अब सोचो जरा, देखो आपने एनएससीज का नाम सुना होगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट जिस पर आप खरीदते हो तो आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगी आपको, 8 साल में पैसा डबल, 10 साल में पैसा डबल, ठीक है। अच्छा एनएससी नहीं सुना है, बॉन्ड्स तो सुने होंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू करती है। चलो सुने हैं नहीं समझ लें, सुने हैं कोई बात नहीं, बॉन्ड समझ लो। बॉन्ड का मतलब एक प्रकार से शेयर समझ लो, शेयर डिवेंचर तो समझते हो ना, आप एक बॉन्ड समझ लो, ठीक है, या आप एक एनएससी समझ लो। एग्जाम्पल के लिए देखो, आरबीआई अगर एनएससी बेचे, अगर आरबीआई बॉन्ड या एनएससी बेचे, इश्यू करे, क्या होगा, लोगों का पैसा ना रिजर्व बैंक के पास आ जाएगा, लोग खरीदेंगे, पैसा कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास। अगर लोगों से पैसे छीन लो या लोगों का पैसा आरबीआई के पास पहुंच जाए तो यार इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा या डिफ्लेशन। आप कहोगे सर लोगों के पास पैसे तो है ही नहीं, लोगों के तो पैसे छीन लिए, तो महंगाई ना अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। और अगर सपोज करो लोगों से वापस कर दे, मतलब जो एनएससीज वगैरह है ना वो लोगों से खरीद ले। देखो बेचा था तो लोगों का पैसा आरबीआई के पास आ गया था, अब लोगों से खरीद ले, यानी एनएससी आरबीआई के पास और जो लोगों का पैसा है वो लोगों के पास। अब अगर एनएससी खरीद लिए जाएं तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, महंगाई कंट्रोल होगी या डिफ्लेशन कंट्रोल होगी। सब कह सकते हो सर डिफ्लेशन कंट्रोल होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा जाएगा तो वो डिमांड बढ़ाएंगे, जो सस्ता बाजार है वो कंट्रोल हो जाएगा। देखो जरा रीड आउट भी करते चलो यार। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन रीड आउट करते हैं, चलो मैं साइड से ही हट जाता हूं, आपको अच्छे से दिखता है स्क्रीन पर, देखो जरा तो जल्दी से देख लो। ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। सेल एंड परचेज किसका है, सिक्योरिटीज इन दी ओपन मार्केट बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है, सेल और परचेज का काम करती है, ठीक है। इसके बाद आओ सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अगर सिक्योरिटीज को बेच दिया जाए, सिक्योरिटीज को बेचने का मतलब क्या है कि सिक्योरिटीज लोगों के पास और पैसा आरबीआई के पास। तो सीधा सीधा लास्ट लाइन पढ़ लो यार, बाकी तो आराम से रीड आउट करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। सेल करेगी इन्फ्लेशन कंट्रोल, परचेस करेगी तो डिफ्लेशन कंट्रोल, ठीक है। बाकी आराम से रीड आउट करना, कहीं कोई दिक्कत आएगी टेलीग्राम ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में बताओ नीचे। चलो इसके बाद नेक्स्ट आओ रेपो रेट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, जिससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफी बच्चे तो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट कंफ्यूज भी होते हैं, जरा ध्यान से सुनना। देखो रेपो रेट वो रेट होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसको आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करता है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को। अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहलाता है, रेपो रेट। कुछ बच्चे तो कहेंगे सर बेवकूफ बना दिया आपने, बैंक रेट रेपो रेट तो सेम हो गया। बिल्कुल बेटा सेम हो गया, मैं भी कहता हूं सेम हो गया, ट्रीटमेंट भी पूरा सेम होगा, लेकिन एक कंडीशन है, कुछ तो डिफरेंस होगा ना बैंक रेट रेपो रेट में।
तो रेपो रेट आरबीआई पैसा दे रही है किसको? कॉमर्शियल बैंक को। क्यों दे रही है? ताकि कॉमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज को खरीद सके। क्यों दे रही है पैसा? ताकि सिक्योरिटीज को, अभी बात की थी ना एनएससी बॉन्ड्स की, तो कॉमर्शियल बैंक लोगों से सिक्योरिटीज परचेज कर सके, इसलिए जो पैसा आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करती है उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। रीड आउट करो रेपो रेट। ट्रीटमेंट तो बाकी सेम है बैंक रेट की तरह, तो पढ़ने वाली कोई बात नहीं है। देखो तो द रेट एट विच आरबीआई ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन्स टू द कॉमर्शियल बैंक बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। तो ओपन मार्केट से कॉमर्शियल बैंक आराम से सिक्योरिटीज को बाय कर सके, सिक्योरिटीज को खरीद सके, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट इनफैक्ट इट इज रीपर्चेज रेट। इसी को क्या बोलते हैं? रीपर्चेज रेट। तो बेटा एक नंबर में आने वाला क्वेश्चन ये भी है, रीपर्चेज रेट किसे बोलते हैं? ध्यान रखोगे रेपो रेट को। ठीक है, अभी यार ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये तो मेरे को नहीं पढ़ाना पड़ेगा। राइज इन रेपो रेट, इन्फ्लेशन कंट्रोल, फॉल इन रेपो रेट, आपका डिफ्लेशन कंट्रोल, तो वो तो आपका बिल्कुल सेम है जो आपका बैंक रेट का था। ठीक है, इसके बाद अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आओ रिवर्स रेपो रेट। यार आप सोच रहोगे सर रेपो रेट का जस्ट अपोजिट हो गया रिवर्स रेपो रेट, ऐसे ही सोच रहे हो ना। लेकिन बेटा समझो, ध्यान से समझो, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो पहले तो नाम से जाओ, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान से सुनो अब जरा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर आरबीआई एक्सेप्ट करती है। आरबीआई क्या करती है? एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। तो अगर कॉमर्शियल बैंक को अपना पैसा रखना हो, अपना एक्स्ट्रा पैसा रखना हो, किसके पास रखती है? आरबीआई के पास। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा रखती है आरबीआई के पास, वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। आप सोचोगे सर रिवर्स वर्ड क्यों आया? देखो एक तरफ आरबीआई पैसा दे रही थी, दूसरी तरफ कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसे दे रहा है, इसलिए रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो अच्छा आज पहले था रीपर्चेज रेट, इसे हम लोग रिवर्स रीपर्चेज रेट भी बोल सकते हैं। अब मेन पॉइंट, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाए, अब जरा पॉइंट पर आओ, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाए, सोचो कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा ज्यादा रखेगी या कम रखेगी आरबीआई के पास? सोचो जरा सर, कॉमर्शियल बैंक अब ज्यादा रखेगी पैसा, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक को अब इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाए तो कॉमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा देगी किसको? रिजर्व बैंक को। अब कॉमर्शियल बैंक के पास तो पैसा बचा नहीं, तो क्या कॉमर्शियल बैंक लोगों को पैसा दे पाएगी? आप कहोगे सर नहीं दे पाएगी अब, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक के पास तो खुद का नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो रिजर्व बैंक को दे दिया। ठीक है, अगर कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है, इसका मतलब पब्लिक के पास पैसा नहीं है, पब्लिक को पैसा नहीं दे पाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अब अगर मनी सप्लाई कम हो जाए तो आप कहोगे सर इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो सोचो बच्चा पार्टी, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ती है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, और अगर रिवर्स रेपो रेट कम होती है तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। अब कुछ बच्चे तो कहेंगे सर रेपो रेट में भी यही ट्रीटमेंट, रिवर्स रेपो रेट में भी सेम ट्रीटमेंट, हम तो सोचते थे उल्टा होगा। तो बच्चे लोग अब जरा ध्यान दीजिएगा और अच्छे से ये बातें समझ लीजिएगा। और बाकी मैं तुम लोगों को मेन पॉइंट याद दिला दूं, अभी तक 4 पॉइंट हो चुके हैं। पहला बैंक रेट, दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा रेपो रेट, चौथा रिवर्स रेपो रेट। थोड़ी देर के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन को भूल जाओ, सेल और परचेज के लिए भूल जाओ। तो हमने 3 पॉइंट पढ़े, पहला बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। मुझे ये बताओ तीनों का ट्रीटमेंट अभी तक सेम नहीं है? तीनों का ट्रीटमेंट सेम नहीं है क्या? अगर बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, और अगर ये तीनों डिक्रीज होते हैं तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 3 बातें याद हो गई ना, आगे बढ़ो जरा। चलो आगे आओ, बड़े आसान से पॉइंट है, 2 पॉइंट और हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और जरा समझना ध्यान से, CRR कैश, कैश का मतलब तो पैसा यार, रिजर्व, रिजर्व का मतलब रिजर्व के तौर पे, रिजर्व के तौर पे का मतलब अपने पैसे का कुछ अमाउंट या कुछ पार्ट रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, वो कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। ध्यान से समझो, दोबारा समझो, कॉमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज या कुछ रेशियो रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, तभी तो रिजर्व बैंक गारंटी लेती है ना कॉमर्शियल बैंक की। सपोज करो कॉमर्शियल बैंक पंकज भैया नेशनल बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक, सपोज करो 1 करोड़ रुपए है, कितना है, 1 करोड़ रुपए टोटल डिपॉजिट है आरबीआई के पास। आरबीआई के पास नहीं भाई, कॉमर्शियल बैंक के पास। कॉमर्शियल बैंक पंजाब नेशनल बैंक कितना डिपॉजिट है, 1 करोड़ रुपए। अब आरबीआई ने कहा कि भैया सीआरआर है 10%, आरबीआई ने क्या कहा, सीआरआर है 10%, तो भैया 1 करोड़ का 10%, 10 लाख रुपए लाओ भाई आरबीआई के पास रख दो। अब जितना ज्यादा सीआरआर उतना ज्यादा कॉमर्शियल बैंक को अमाउंट देना पड़ेगा रिजर्व बैंक को। अब सोचो सीआरआर बढ़ेगा तो किसके पास पैसा जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास, यानी कॉमर्शियल बैंक के पास नहीं रहेगा पैसा। कॉमर्शियल बैंक के पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो क्या लोगों के पास पैसा रहेगा, नहीं रहेगा भाई। तो क्या होगा भैया, इन्फ्लेशन कंट्रोल, अगेन सेम ट्रीटमेंट, सीआरआर इंक्रीज तो इन्फ्लेशन कंट्रोल और सीआरआर डिक्रीज तो डिफ्लेशन कंट्रोल। रीड आउट कर लो, रीड आउट कर लो, जल्दी से रीड आउट कर लो। तो सीआरआर रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू केप्ट विद द आरबीआई। तो बैंक को टोटल डिपॉजिट का कुछ पार्ट, एक मिनिमम पार्ट आरबीआई के पास रखना पड़ता है, दैट इज सीआरआर। बाकी भाई ट्रीटमेंट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी टेलीग्राम ग्रुप पर तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही चुका हूँ पीडीएफ, ठीक है। तो सेम ट्रीटमेंट रीड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट पर आओ। लास्ट पॉइंट पर हमारे पास SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, शॉर्ट में SLR। नाम से क्या पता चल रहा है, स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी जो वर्ड है उसका मतलब होता है कानून, लॉ को हम लोग स्टैट्यूटरी बोल सकते हैं, जो बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी वर्ड सुना है, लिक्विड वर्ड सुना है, यानी जो कि कॉमर्शियल बैंक की वो सारी एसेट्स जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं उसे बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। तो यहां पर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो रेशियो होता है जिसपे कॉमर्शियल बैंक्स को अपनी लिक्विड एसेट्स, ध्यान रखना बार बार बोल रहा हूं, लिक्विड एसेट्स जैसे बॉन्ड्स, चेक्स कह लो या फिर गोल्ड भी कह लो, जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। कॉमर्शियल बैंक को अपनी टोटल लिक्विड एसेट्स का कुछ पार्ट आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिसे बोलते हैं SLR। सीआरआर में कैश रखना पड़ता था, SLR में लिक्विड एसेट्स रखनी है। बात तो सेम ही है ना यार। तो जो ट्रीटमेंट सीआरआर का था वही ट्रीटमेंट SLR का भी है और वही सेम बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब एक बार शॉर्ट में यार 5 पॉइंट रिवाइज करवाऊंगा। पॉइंट तो 6 हो चुके हैं, रिवाइज 5 ही करवाऊंगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन को छोड़ के सुनो बेटा, जब बातें ध्यान से सुन लो, कंक्लूजन सुन लो। ओपन मार्केट ऑपरेशन को छोड़ के बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, SLR, पांचों का ट्रीटमेंट सेम है। अगर ये पांचों इंक्रीज होती हैं तो आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, और अगर ये पांचों डिक्रीज होती है तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगी। बाकी ओपन मार्केट ऑपरेशन तो पता ही चल गया ना, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, बिल्कुल आसान सी बात है, ठीक है। अब जरा आ जाओ सेकंड पर, आ जाओ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। आपको पता है मेरे को बार बार हंसी क्यों आती है? मेरे को हंसी तब आती है या मैं बार बार इसलिए हंसता हूँ तब मुझे लगता है ना कि यार इतनी आसान आसान सी बातें थी, बच्चे को मतलब आसानी से समझ आ जानी चाहिए, लेकिन 2-3 महीने हो गए बार बार पढ़ते पढ़ते, पता नहीं हजारों वीडियोस देख डाली, लेकिन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता ही नहीं है भाई, वही चल रहा था। तो मेरे ख्याल से बातें समझ में अब आ रही होंगी, ठीक है। अब आओ जरा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव क्या बताया था स्टार्टिंग में, जिसमें हम सिलेक्टिव सेक्टर की बात करते हैं। किसकी? सिलेक्टिव सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। यहां पर हम
पूरे मनी सप्लाई को लेके नहीं चल रहे हैं, सिर्फ कुछ सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, वो आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। रीड आउट करो जल्दी से, ठीक है, छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ऑन द सिलेक्टिव सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। याद रखना भाई, सिलेक्टिव सेक्टर, ठीक है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी टू सिलेक्ट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के भाई सिलेक्टिव सेक्टर से मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स अपनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। पॉइंट सिर्फ 3 ही हैं, बड़े आसान से पॉइंट हैं। देखो, सबसे पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट, समझ लो अच्छे से, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसी को बोलते हैं शायद मिनिमम रिक्वायरमेंट। समझो जरा क्या है। देखो, जब हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, सपोज करो मैं गया भाई कॉमर्शियल बैंक के पास, पंकज भैया मास्टर साहब आ गए, ओ सॉरी टीचर आ गए, ठीक है। मैंने कहा हाँ भैया लोन चाहिए। मैनेजर ने पूछा सर कितना लोन चाहिए? मैंने कहा मात्र 1 लाख रुपए। मैनेजर ने कहा सर कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ मेरे पास ये है ना 1 लाख रुपए का आईफोन, रख लो यार। तो मैनेजर मेरे को ऐसे देखता, बोलता सर 1 लाख रुपए के लोन के लिए आपको 1 लाख रुपए की ही चीजें गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, आपको उससे ज्यादा की रखनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई चाहते क्या हो? तो उसने कहा भैया जो आपका घर है ना 2 लाख रुपए का सस्ता वाला, एक काम करो वो गिरवी रख दो। यार मतलब 1 लाख रुपए का लोन लेने के लिए हमें 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए की चीजें गिरवी रखनी पड़ती हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। बच्चा पार्टी, वो डिफरेंस जितने का आप लोन ले रहे हो और जितने की आप सिक्योरिटीज गिरवी रख रहे हो, इसके बीच का डिफरेंस मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसके बीच का डिफरेंस मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब एक बार सोचो, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाए, अब आपको 1 लाख रुपए के लोन के लिए आपको 3 लाख रुपए की चीजें गिरवी रखनी पड़े। कितने की? 3 लाख रुपए की। मेरे को ये बताओ रिस्क ज्यादा है या कम है? यार रिस्क तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? अगर लोन नहीं चुका पाए ना, 3 लाख रुपए की चीजें गई। तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाते हो तो रिस्क बढ़ता है, जिससे लोग लोन कम लेते हैं। लोग लोन कम लेंगे, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, इसके मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल। और अगर लोगों को आसानी से लोन दे दो, कम मार्जिन रिक्वायरमेंट पर भी लोन दे दो, तो भैया लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, जिससे डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। चलो रीड आउट करो यार, जल्दी से रीड आउट करो। देखो, द मार्जिन रिक्वायरमेंट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। तो भैया कितने की सिक्योरिटीज दे रहे हो, कितने का आपको लोन ग्रांट हो रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। बाकी तो यार पता ही है, राइज और फॉल तो मैं आपको पता ही चुका हूं दोनों चीज, ठीक है। अगर राइज होगा इन्फ्लेशन और फॉल होगा तो आपका डिफ्लेशन, बिल्कुल आसान सी बात। चलो आगे आओ, सेकंड पॉइंट पर आओ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट क्वार्टर्स क्या होते हैं, समझना। देखो, बात करते हैं यार आज से लगभग ना ज्यादा साल पहले की बात ना करूं तो मात्र 12 से 15 साल पहले की ही बात करता हूं, ठीक है। शायद 15 से 20 साल पहले या 12 से 15 साल पहले, जब हम लोग बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते थे ना, हम लोग जब कॉमर्शियल बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते थे तो कॉमर्शियल बैंक हमसे ये नहीं पूछता था कि आपको लोन क्यों चाहिए, ठीक है। पहले नहीं पूछता था कि आपको लोन क्यों चाहिए, पहले तो कहते थे जमीन के कागज लेके आए हो, गिरवी रखो, लोन ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं थी। आज की डेट में अगर आप लोन लेने जाओ ना तो सबसे पहला सवाल, हाँ जी सर आपका बैंक में बहुत बहुत स्वागत है, ये सवाल नहीं था। सबसे पहला सवाल ये होता है सर आपको कौन सा लोन चाहिए। मैं कहता हूँ भैया मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ यार, कौन सा लोन चाहिए। फिर वो कहते हैं सर आपको पर्सनल लोन चाहिए, हाउस लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, या फिर शादी यानी बर्बादी वाला लोन चाहिए। मैंने कहा अरे भैया लोन लेने के लिए भी इतने पापड़ बेलो। और अगर मैंने गलती से कह दिया सर मुझे हाउस लोन चाहिए, अच्छा ओके सर आप अपनी जमीन के कागज दिखाइए, हमें कागज गिरवी रखने पड़ेंगे, फिर आपको आधा अमाउंट अभी देंगे, आधा आपका घर जब बन जाएगा हमारे इंजीनियर चेक करेंगे, आधा अमाउंट उसके बाद देंगे। मतलब हमने जिस काम के लिए लोन लिया है आप उसी काम में पैसा लगाओगे।
वो कहते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट में भी फिक्स कर दिया कि आपने जिस पर्पस से लिया है उसी पर्पस में यूज करोगे। अब आप कहोगे सर इससे सरकार को क्या फायदा, आरबीआई को क्या मतलब इससे। देखो ऐसा होता है, जब ये क्रेडिट क्वाटास नहीं थे, पहले की बात करते हैं 15-20 साल पहले की, तो लोग क्या करते थे, सपोज करो 1 लाख रुपए लोन लिया, मैंने उससे जुआ खेल दिया। जुए का मतलब भाई पत्ते, सट्टेबाजारी, ठीक है, सट्टा में पैसा लगा दिया, जुए में पैसा लगा दिया भाई, ठीक है, कार्ड्स गेम खेल दिया मैंने, ठीक है, हुआ क्या, जीत गया, 1 लाख रुपए के हो गए 10 लाख रुपए। अगले ही दिन बैंक के पास गया, हाँ कल लोन दिया था ना 1 लाख रुपए, पकड़ा पना वापस नहीं चाहिए, और पता चला हार गया, तो बैंक को पैसे ही नहीं मिलते थे। बेचारा बैंक भी परेशान कि लड़का इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहा है, लड़का इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, तो बड़ी दिक्कत होती थी यार। क्या करते थे लोग पहले, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन्स में इंगेज कर देते थे उस पैसे को, लेकिन आज की डेट में ये सब काला बाजारी या फिर सट्टेबाजारी, धीरे धीरे लोग इन पैसों का यूज वहां पर नहीं करते हैं, तो इसलिए जरूरत है राशनिंग ऑफ क्रेडिट की। अब सुनो जरा बात, राशनिंग ऑफ क्रेडिट से पहले, यानी ये सब फॉर्मेलिटीज करने से पहले, आपको हाउस लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, ये सब लोन चाहिए, इससे पहले लोग लोन ज़्यादा लेते थे। ज़्यादा क्यों लेते थे, क्योंकि ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं थी, हमें नहीं बताना पड़ता था कि हमें पैसे क्यों चाहिए, तो लोग ज़्यादा लोन लेते थे। लेकिन आज की डेट में लीगल फॉर्मेलिटीज ज़्यादा हैं, आपको बताना पड़ता है, पर्पस बताना पड़ता है, तो लोग लोन कम लेते हैं, ठीक है। तो बाकी सारी बातें जल्दी से रीड आउट कर लो। राशनिंग ऑफ क्रेडिट होता क्या है, फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट क्वाटास, ठीक है, फॉर डिफरेंस बिजनेस एक्टिविटीज। तो भाई किस एक्टिविटी के लिए आप लोन ले रहे हो, तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट इंट्रोड्यूस किया गया जब सप्लाई ऑफ मनी इज चेक्ड पार्टिकुलरली फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। तो भाई इसलिए लगाया गया ताकि लोग स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में पैसा इंगेज ना करें। जल्दी से इंट्रोडक्शन और विड्रॉल समझ लो। अगर इंट्रोडक्शन, राशनिंग ऑफ क्रेडिट लगा दिया जाए, क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि लोग लोन कम लेंगे, लोगों के पास पैसा कम होगा। और अगर गलती से विड्रॉ कर लिया जाए, हटा दिया जाए राशनिंग ऑफ क्रेडिट, तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगी, क्योंकि लोग लोन ज्यादा लेंगे। बच्चा पार्टी ये भी इशारा समझ लो, ठीक है, कि मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलो इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और है, लास्ट पॉइंट है मोरल सुएशन। आसान सा पॉइंट है, इसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की कोई बात नहीं है। देखो मोरल सुएशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि आरबीआई जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है ना कॉमर्शियल बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई बताती है कि कब आपको कितना लोन ऑफर करना है पब्लिक को, तो आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस है वो कॉमर्शियल बैंक को फॉलो करनी ही पड़ती हैं। तो इससे भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल कर लेती है आरबीआई, ठीक है। तो आसान सा पॉइंट था, रीड आउट आराम से करना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारी टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो बच्चा लोग कर लो यार, बाकी फेसबुक है। और हाँ, ये एक नीचे लास्ट में मुसीबत दे रखी है, प्ले स्टोर ऐप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, आप कहोगे सर डाउनलोड कर लें, करोगे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ टर्म 1 खत्म होने के बाद जो टर्म 2 की तैयारी है वो आप सभी मेरे साथ करोगे, वो भी लाइव करोगे। तो बच्चा पार्टी झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स ऐप इंस्टॉल कर लो। टर्म 2 की लाइव क्लासेस हम लोग जहां तक है 1 जनवरी से यानी न्यू ईयर से स्टार्ट कर देंगे। तो चलो आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। मिलूंगा आप सभी लोगों से कल सेम टाइम नेक्स्ट क्लास के साथ, और ये यूनिट मनी एंड बैंकिंग होती है समाप्त। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।